हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सोशल साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 10 कवर करेंगे। एसएसटी की बुक है, 6th क्लास की बुक है और चैप्टर का नाम है ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी एंड द गवर्नेंस। तो ग्रास रूट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जमीनी सतह पर, धरातल पे लोकतंत्र कैसा होता है, कैसे गवर्नेंस होती है, मतलब जो रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं कैसे बनाए जाते हैं, फिर गवर्नमेंट उनको कैसे इम्प्लीमेंट करती है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आपके चैप्टर की जो शुरुआत है ना, वो एक कोट से की गई है। महाभारत का एक श्लोक है, उससे ये कोट किया गया है कि राजनम धर्म गोपात्रम धर्मो रक्षिते रक्षितः। मतलब इसमें ये कहा गया कि राजा का धर्म है कि धर्म की रक्षा करना, और जो रूलर धर्म को प्रोटेक्ट करेगा धर्म उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे धर्म का मतलब कोई हिंदू मुसलमान या इस तरह से नहीं है बेटा। यहाँ पे धर्म का मतलब है कि सोसाइटी के अंदर जहाँ पे राजा राज कर रहा है, चाहे हम पुराने जमाने की बात करें या अब की गवर्नमेंट लोकतंत्र के हिसाब से करें, जो हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठा रखे हैं, जो सरकार चला रहे हैं, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उनका धर्म है कि सोसाइटी में पीस बनी रहे, शांति बनी रहे, हार्मनी बनी रहे, सबको न्याय मिले, जस्टिस मिले और सब बराबर हों कानून के सामने। ये होता है धर्म। एक राजा का धर्म ये होता है कि जहाँ पे वो रूल कर रहा है उसके प्रजा खुश रहे, उनको न्याय मिले, सब बराबर हों। तो यहाँ पे धर्म रिलीजन से आपने इसको नहीं देखना है, ठीक है। फिर एक दूसरी फेमस पर्सनालिटी का इन्होंने नाम दिया है। क्या है ये? रिगोबर्ता मैंचू। ये एक पर्सनैलिटी है बेटा, सेंट्रल मैक्सिको कंट्री की, ठीक है। एक पर्सन है, इंडिजिनियस पर्सन है वहां के। इन्होंने क्या कहा है कि देयर इज नो पीस विदाउट जस्टिस। भाई अगर न्याय नहीं होगा तो कहीं पे शांति नहीं होगी। भाई न्याय होगा तो ही शांति होगी। अब किसी के अगर न्याय नहीं मिल रहा, किसी पे कोई अत्याचार हो रहा है, वो कहीं पे जस्टिस मांगने जाता है, अगर उसको जस्टिस नहीं मिलता तो वो कभी शांत नहीं रह सकता, वो सोसाइटी कभी शांत नहीं रह सकती। फिर कह रहा है कि नो जस्टिस विदाउट इक्वेलिटी। और न्याय कब तक नहीं मिलेगा? जब तक सभी बराबर नहीं होंगे तो न्याय नहीं मिलेगा। क्यों? अगर हर कोई अपने आप को ऊंचा समझने लगा तो वो अपने से नीचे को कभी न्याय नहीं दे पाएगा। नो इक्वेलिटी विदाउट द डेवलपमेंट। और इक्वेलिटी कब तक नहीं आएगी? जब तक हर किसी को मौका नहीं मिलेगा अपने लेवल को इम्प्रूव करने का, अपना स्तर ऊंचा करने का, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का अगर मौका नहीं मिलेगा तो इक्वेलिटी भी नहीं आएगी। और कह रहे हैं कि लोकतंत्र जब तक नहीं होगा, नो डेमोक्रेसी विदाउट रिस्पेक्ट द आइडेंटिटी एंड डिग्निटी ऑफ अ कल्चर एंड अ पीपल। मतलब लोकतंत्र कब तक नहीं होगा? अगर आप किसी की इंडिविजुअल की कोई रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप उसकी भावनाओं की, उसके धर्म की, उसके पहनावे की, वेशभूषा की, रीति रिवाज की, अगर आप लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो डेमोक्रेसी भी नहीं आएगी। तो ये तो बेटा जो 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ये तो आप लोगों के लिए समझाने के लिए। लेकिन जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी या गवर्नेंस पे कोई ऐसे लिखना आ जाए या कोई क्वेश्चंस लिखना आ जाए, तो उस पे आप इस कोट से शुरुआत कर सकते हो, आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो ये लाइनें आप ही याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है तो। फिर हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की, कि भाई हमें पता है कि ह्यूमन है, वो सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर रहता है। अब कम्युनिटी एक दो पर्सन से तो कम्युनिटी बनेगी नहीं, बहुत सारे लोगों से कम्युनिटी बनती है, समाज बनता है, समुदाय बनता है। तो अब बहुत सारे लोग होंगे तो उनके अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग विचार होंगे तो किसी मुद्दे पे उनकी बहस भी हो जाएगी, डिसएग्रीमेंट भी होगा भी। किसी की राय एक मुद्दे पे बने ना बने, सबका एक मत हो ये जरूरी तो नहीं है। आप फैमिली की ही बात ले लो। फैमिली में अगर हम एक फैमिली में नॉर्मल 5 पर्सन को काउंट करें तो सभी के, आपके पापा का अलग विचार होगा किसी मैटर पे, उसी मैटर पे आपकी मम्मी का अलग विचार होगा, आपका खुद का कोई अलग ओपिनियन होगा। तो इसी तरह से सबके अलग अलग विचार होते हैं और डिसएग्रीमेंट होते हैं। इससे क्या होता है लोगों में, अब यहाँ पे हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े की संभावना बढ़ जाती है जब आप किसी के साथ तर्क वितर्क करते हैं, और तर्क करते करते आप फाइट पे उतर आते हो, झगड़ा झगड़ा होने के चांसेस हैं वो ज्यादा रहते हैं। तो ऑर्डर बनाए रखना सोसाइटी के अंदर और शांति बनाए रखना, इसके लिए जरूरी है गवर्नेंस। मतलब कि कुछ रूल्स बनाए जाएं और उन रूल्स को फॉलो करने के लिए जो पर्सन हम लगाएंगे, जो सिस्टम हम बैठाएंगे, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नेंस और गवर्नमेंट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, उसके बारे में
हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ इस पैराग्राफ में दिखाया है कि स्कूल में एज ए स्टूडेंट आप लोगों के लिए अलग रूल हैं, आपके टीचर्स के लिए अलग रूल है, टीचर्स के ऊपर भी कोई बैठा है, कौन है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए भी कोई अलग रूल है, भी गवर्नमेंट प्रिंसिपल की हरकतों पे नजर रखे हुए, तो सबको रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है, ये आपको पता होना चाहिए, गवर्नेंस की डेफिनेशन दी हुई है। गवर्नेंस क्या है? एक प्रोसेस है, एक क्रिया है, टेकिंग डिसीजन भी, इसमें निर्णय लेना होता है कि कैसे सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे सोसाइटी की लाइफ चलेगी। सोसाइटी मतलब जहाँ पे लोग रह रहे हैं, कोई टाउन हो गया, कोई कस्बा हो गया, कोई शहर हो गया, कोई डिस्ट्रिक्ट हो गया, कोई राज्य हो गया और पूरा नेशन हो गया, तो उसको चलाने के लिए डिफरेंट रूल्स बनाने पड़ेंगे और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो रूल्स फॉलो किए जाएं, तो इसको तो कहते हैं गवर्नेंस। अब ये कौन इंश्योर करेगा कि भी रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो उसके लिए हमें सिस्टम में बंदे बिठाने पड़ेंगे, अलग अलग पोस्टें क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना। जैसे भी हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है, डॉक्टर के नीचे नर्सेज होती हैं, लैब टेक्नीशियंस होते हैं, ऐसे ही आप किसी सरकारी ऑफिस में चले जाओ, डीसी के ऑफिस में सबसे ऊपर डीसी होता है, उसके नीचे और उसके एम्प्लॉयज होते हैं, तो इस तरह से शहर के रूल्स हैं वो चलते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या है? ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है और सिस्टम, भाई कुछ लोगों का एक समूह है या एक सिस्टम है, एक तंत्र है जो कानून बनाता है, रूल्स बनाता है और ये इंश्योर करता है कि हर कोई इन रूल्स को फॉलो करे, तो उसको कहते हैं गवर्नमेंट। जैसे आप एग्जांपल अब लेते हैं, लाइक हमने सरकार चुनी, भाई अगर स्टेट की बात करें तो एमएलए हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं, एमएलए फिर अपने आप में सीएम बनाते हैं, है ना। तो सीएम क्या हो गया? किसी प्रदेश का मुखिया हो गया और उसके नीचे जो काम करने वाले अधिकारी हैं, आईपीएस, डीसी, ठीक है, ये जो लोग हैं ये क्या करते हैं? फिर रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, कि देखते हैं कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट रूल और रेगुलेशन होते हैं उनको बोलते हैं लॉ, ठीक है, क्या? कानून बोलते हैं उनको। अब कहते हैं कि दिस डजंट मीन दैट रूल्स एंड लॉ आर सेट वंस फॉर ऑल। ऐसा भी नहीं है कि एक बार कानून बना दिया तो दोबारा कानून ही नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता। जब हम कानून बनाते हैं तो समय के अनुसार उसमें क्या करते हैं? हम चेंज करते हैं। हमारा संविधान भी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एक कानून है, लॉ ऑफ द लैंड है, और इसमें भी हम समय समय के अनुसार मॉडिफिकेशन, अमेंडमेंट्स है वो करते रहते हैं, तो रूल्स चेंज होते रहते हैं। जैसे just you might discuss a particular rule at a home with your parents, or as a student body might ask the school or university management to change a rule। हमें कहते हैं ना कि भी हाँ ये रूल खराब है, इस रूल को चेंज करना चाहिए, इसमें ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो सिटीजन्स को भी ये कहना चाहिए कि जो रूल्स हैं गवर्निंग सोसाइटी, उनके अंदर भी चेंजेस आने चाहिए। अब ये देखो, एक तो ये फिगर ऊपर आपको दिखा रखे, यहाँ पे रूल रेगुलेशन है, ये देखो यहाँ पे रेड लाइट्स है ना, बत्ती है रोड के ऊपर, तो फॉलो कर रहा है, तो केओस नहीं हुआ, शांति से कोई पैदल भी चल रहा है, फुटपाथ पे चल रहा है, व्हीकल है अपनी रो में जा रहे हैं, यहाँ पे आपको कोई मतलब डिस्टरबेंस नहीं दिखेगी इस पिक्चर के अंदर। सेम पिक्चर आप नीचे देखो, इसी पिक्चर को इन्होंने ये दिखाया हुआ है, अगर रूल्स ना हो, अगर इनको फॉलो ना किया जाए तो किस तरह का सोसाइटी हो सकती है, किस तरह की डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकती है, आप ये अपने आप में अंदाजा लगा सकते हो। और पिक्चर देख के ही क्यों, आप अपनी डेली लाइफ में देखा करो, जब आप रोड पे जा रहे हो, अगर वहां पे कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है या वहां पे कोई बत्ती सिस्टम नहीं है, लोग रुक नहीं रहे हैं, तो बस हर किसी को जल्दी है, कोई रुक के तो राजी है नहीं, फिर क्या होता है? जाम क्रिएट हो जाता है और वो किलोमीटर तक का जाम है वो लग जाता है। तो रूल्स बनाना जरूरी है ताकि सोसाइटी है वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहे, समाज के अंदर शांति बने रहे, हर कोई अपना अपना काम करे, अपने अपने काम से मतलब रखे। तो ये पिक्चर दूसरी दिखा रखी है बेटा, इसमें दिखा रखा है जैसे रेलवे सिस्टम दिखा रखा है, यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी कोई रोड बना रहा है, यहाँ पे बीएसएफ के जवान दिखा रहे हैं जो हमारी सुरक्षा की, सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, और यहाँ पे ये हॉस्पिटल दिखा रखा है कि यहाँ पे लोग इलाज करा रहे हैं, ये जवान दिखा रखे हैं एनडीआरएफ के, जो हमारे देश में जब कोई किसी तरह का डिजास्टर आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो उस टाइम जो लोगों को रेस्क्यू करते हैं, ये ट्रैफिक पुलिस दिखा रखा है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो हमारे संविधान और हमारे फंडामेंटल की
राइट्स की रक्षा करता है। स्कूल में टीचर्स हैं कैसे डिसिप्लिन से स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं, ये पोस्ट ऑफिस में डाकिया है भी सबके चिट्ठी संदेश है वो बांट रही हैं, है ना। ये बैंकिंग सिस्टम दिखा रखा है। तो अलग अलग तरह की बेटा ये क्या दिखा रखे हैं इस पिक्चर के अंदर, ये शो कर रहे हैं कि एक डेमोक्रेसी के अंदर या एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर क्या क्या पब्लिक सर्विस होती है वो यहाँ पे दिखा रखा है। ये इन्होंने बता रखा है कि इसमें जो फिगर में आप देख रहे हो फिगर 10.2 में, इसमें कौन कौन सी पब्लिक सर्विस है ये सब आपको मैंने बता दी हैं। फिर वट रोल डू यू थिंक द गवर्नमेंट प्ले इन ईच एक्टिविटीज, इस एक्टिविटी में गवर्नमेंट का क्या रोल है और क्या आपकी डेली लाइफ में इन चीज़ों से असर पड़ता है, गवर्नमेंट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, गवर्नमेंट की वजह से आपकी लाइफ कैसे हैम्पर होती है, इम्प्रूव होती है, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं। तो बेटा गवर्नमेंट के होते हैं 3 ऑर्गन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि 3 ऑर्गन कौन कौन से हैं। लेजिस्लेचर होता है बेटा, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है। तो आपको याद रखना है जो सरकार है उसके 3 अंग हैं। कौन सा? लेजिस्लेचर, जहां पे कानून बनता है। अगर आप एक स्टेट की बात करते हो, एक राज्य की बात करते हो, तो वहां पे असेंबली होती है। जैसे हमारा जो हरियाणा के सीएम है या फिर जो एमएलए हैं वो कहीं बैठ के अपना पूरे स्टेट का कामकाज डिस्कस करते हैं, कानून बनाते हैं, तो वो होती है विधायिका, वहां पे बैठ के कानून बनाते हैं। फिर उन कानून को यही कैबिनेट मिनिस्टर्स या फिर जो हमारे अधिकारी हैं, चाहे पुलिस के हैं चाहे सिविल अधिकारी हैं, वो इन कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और फिर अगर इन्हीं कानून से किसी को दिक्कत हो जाए तो फिर हम किसके पास जाते हैं? हम न्याय मांगने कोर्ट में जाते हैं। हम कहते हैं ना, देख लूंगा तुझे मैं कोर्ट में। कोर्ट में सबसे ज्यादा लोगों को भरोसा होता है, कोई नहीं सुनेगा तो एटलीस्ट कोर्ट हमारी सुनेगा। तो ये 3 अंग हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये पैराग्राफ सा दिया हुआ है छोटा सा, ये पढ़ा देती हूँ मैं आप लोगों को। ये कह रहा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, भाई आजकल किसका जमाना है? डिजिटल टेक्नोलॉजी का जमाना है। और हमारी जो सोसाइटी है वो काफी तरीके से, हमारी सोसाइटी के फंक्शन है, हमारे कामकाज करने के जो तौर तरीके हैं वो बहुत उनके अंदर बदलाव आ गया। हर कोई अब डिजिटल हो रहा है। पहले कैश रखते थे, अब सारे गूगल पे फोन पे करते रहते हैं ना। सारी चीजें ऑनलाइन टिकट बुक हो जाती हैं। चाहे आपको एयर टिकट बुक करानी हो, चाहे रेल की टिकट बुक करानी हो, या किसी हॉस्पिटल में इवन अपॉइंटमेंट तक। जैसे प्रोक्टो ऐप है, आपने अगर कभी मूवी देखते हो या कोई यूट्यूब पे कोई भी चीज देख रहे हो, उसमें बीच में ऐड आ जाती है प्रोक्टो ऐप, डिजिटल डॉक्टर, टेली कम्युनिकेशन के थ्रू टेली मेडिसिन का कॉन्सेप्ट चलता है कि आप ऑनलाइन ही सब कुछ अपना दिखा सकते हो, अपना हेल्थ के बारे में डिस्कस कर सकते हो। तो अगर यही हम इमेजिन करें कि 30 साल पहले क्या था, कि आज तो हम व्हाट्सएप खेलते रहते हैं, है ना। कहीं पे भी जाके वीडियो कॉल कर ली। पहले क्या होता था, लोग चिट्ठियां लिखते थे, पोस्ट ऑफिस में जाके उनकी चिट्ठियां वो भेजते थे, उन्हीं के द्वारा वो अपने मनी ऑर्डर भेजते थे, घर पे पैसे भेजते थे। तो ये जमाना अब पुराना हो चुका है, अब है डिजिटल टेक्नोलॉजी का जमाना। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी का जमाना है तो अब फोन को हैक करने वाले भी बहुत बैठे हैं, है ना। और इस तरह की सेम साइट बना देंगे, जैसे गवर्नमेंट की साइट है वैसे ही दूसरी साइट कॉपी कार्बन बिल्कुल साइट बना दी जाती है। उससे क्या होता है, जो मनी है लोगों की वो चोरी करने के जो चांसेस हैं वो बढ़ गए। आपने देखा होगा ना, कई बार इवन आजकल तो वॉइस भी कॉपी कर लेते हैं कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, मेरा ना फोन गुम हो गया भाई साहब, मेरे को इतने पैसे ट्रांसफर करना। तो इस तरह का भी क्राइम होता है। तो इस तरह के क्राइम को, जो डिजिटल क्राइम होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं साइबर क्राइम। क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। और कैसे जो इनोसेंट लोग हैं, जो पहले के पुराने लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं रहते, पुराना को भी छोड़ो, अगर हम जैसे लोग भी, जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, इसके झांसे में आ जाते हैं, और जो हमारा हार्ड टू अर्न मनी है, जो बड़ी मुश्किल से हमने कमाया है, वो 1 सेकंड में कोई लूट के ले जाएगा। तो इन चीजों से बचने के लिए अब साइबर लॉ भी लेके आने बहुत जरूरी है। तो ये कानून कहाँ पे बनते हैं? जो सारे कानून है देश दुनिया को चलाने के लिए, ये बनते हैं विधायिका के अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर। तो लेजिस्लेचर एक ऑर्गन है जो कानून बनाता है। और कुछ कानून ऐसे हैं जिनमें कुछ अपडेट किया जाता है, कुछ को डिलीट किया जाता है। अभी एग्जिस्टिंग लॉ है वो अब हमारे काम का नहीं रहा, उसमें कुछ ऐड ऑन करना है। और ये सब कहाँ होता है? असेंबली में। और असेंबली में ये सब कौन करता है? अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें ना बेटा, तो पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर ये काम होता है। संसद के 2 अंग हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इसी तरह अगर हम किसी राज्य की बात करें तो राज्य में असेंबली, स्टेट की असेंबली में, विधानसभा में ये काम होते हैं, ठीक है। फिर एग्जीक्यूटिव। अब
जो कानून तो बना दिया, अब इनको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे हेड ऑफ द स्टेट की अगर बात करें तो कौन होता है हमारे देश का, जो कंट्री का जो हेड है वो कौन है, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के अलावा जो एक्चुअल में काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। प्राइम मिनिस्टर के नीचे चीफ मिनिस्टर करता है या कैबिनेट मिनिस्टर्स करते हैं। तो ये आते हैं बेटा एग्जीक्यूटिव में। किस में आते हैं, एग्जीक्यूटिव में। फिर आता है जुडिशरी, हमारा न्याय तंत्र, सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, वो डिसाइड करेगा कि किसी ने कानून तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है, किसी ने सही तरीके से कानून फॉलो करा है कि नहीं। मान लो कि कोई मुझे उठा के ले जाए, गलत तरीके से उठा के ले जाए, तो मेरे पास राइट है कि मैं बोलूं कि इन्होंने मुझे अरेस्ट किया लेकिन गलत तरीके से। फिर सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछेगा कि भी आपने इन पर्सन को क्या एक कानून के दायरे में रह के गिरफ्तार किया है या बिना मतलब कानून तोड़ के गिरफ्तार किया है। वो कौन देखेगा, वो हमारा न्याय तंत्र देखेगा। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, इन अ गुड सिस्टम ऑफ अ गवर्नेंस। अगर गुड सिस्टम मतलब कि अच्छी गवर्नेंस है, ये देखो ये पिक्चर आप बना सकते हो जब आंसर राइटिंग करोगे। बीच में गवर्नेंस लिख दी, गवर्नेंस के 3 पार्ट, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। बी गुड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस मतलब दीज 3 ऑर्गन मस्ट बी केप्ट सेपरेट। अब ये तो है नहीं, अब यहाँ पे लेजिस्लेचर में कानून बन रहे हैं, कानून बनने में यहीं पे जज आके बैठ जाए, अरे ये ऐसे कानून बना, अरे ये वैसे कानून है, सही नहीं बना। तो मतलब तीनों का दायरा अलग होना चाहिए, सब अपने अपना काम करे, कोई किसी के काम में टांग ना अड़ाए, तो तभी जाके गुड गवर्नेंस होगी। तो एक कंसेप्ट आता है बेटा सेपरेशन ऑफ पावर का भी, सारे अपने अपने तरीके से काम करेंगे। अगर इनको कोई दिक्कत होगी तो फिर जाके बात किस पे आएगी, जुडिशरी पे, कि लोगों को अगर दिक्कत होगी तो वो जुडिशरी के पास जाएं। अदरवाइज जुडिशरी बिना मतलब इन दोनों के एरिया में इंटरफेयर ना करे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है बेटा, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 50 में आता है। ये जो लोग कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ। छोटे बच्चों के लिए सिर्फ इतना से याद रखना है कि सब अपने काम से काम रखेंगे। जैसे मैं घर की बात करूँ तो घर में मम्मी अपना काम करते हैं, पापा अपना काम करते हैं, बच्चे अपना पढ़ाई का काम करते हैं, तो सबके काम अलग अलग हैं। ठीक है, अब क्या है कि भी इनके ऊपर जो सिस्टम है चेक एंड बैलेंस का, तो वो कौन देखेगा, वो फिर आगे जुडिशरी देखेगी। अब 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, भी 3 तरह की गवर्नमेंट है हमारे इंडिया के अंदर। सेंटर के लेवल पे मतलब हम बात करें हमारे देश पे, अभी जो रूलिंग पार्टी है कौन है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और सेंटर के लेवल पे इनकी सरकार है और हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो ये तो हमारे हैं सेंटर लेवल पे, नेशनल लेवल पे। स्टेट लेवल की बात करें, जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो हरियाणा से बात करें तो हरियाणा के सीएम है नायाब सैनी जी। तो ये हमारे स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है। और लोकल गवर्नमेंट जो आपके गांव में पंच सरपंच होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट होते हैं। अगर गांव की बात करें तो सरपंच का कंसेप्ट होता है, अगर शहर की बात करें तो म्यूनसिपैलिटी में मेयर और पार्षद होते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम है, ये डायग्राम आप इस तरह से बना सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर के लेवल पे, देश के लेवल पे काम देखेगी। कहीं पे आपदा वगैरह आ जाए तो वहाँ पे फंड वगैरह देगी। आर्मी है वो सेंटर के अंडर आती है। जो हमारी करेंसी है, रुपया है, मुद्रा है, लेने देने का काम, व्यापार का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सेंटर का व्यापार देखेगी। ठीक है, अब कह रहे हैं कि मैनी ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन हैव मोटो इंस्पायर्ड बाय द विजडम ऑफ आवर एंशिएंट टेक्स्ट। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोटो क्या है, सत्यमेव जयते। आपने देखा ना ये शेर वाला आपका एम्बलम देखा होगा आपने, है ना। तो उसमें नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की ही जीत होगी। सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है बेटा, यदो धर्मस्तो जय, वेयर इज अ धर्मा देयर इज अ विक्ट्री। मतलब जहां पे धर्म होगा वहां पे उसकी विजय होगी। तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि गवर्नमेंट का मोटो क्या है, सत्यमेव जयते है। और सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है, जहां धर्म होगा वहां धर्म की विजय होगी। तो ये आपने याद रखना है, पूछ लिए जाएंगे कभी कभी। जैसे मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि हमारी इंडियन नेवी का क्या मोटो है, कि हम प्रेज करते हैं किसकी, गॉड वरुण की, जो सागर का देवता है उसको हम नमन करते हैं। तो उसका वो मोटो भी आपने याद रखना है। जैसे जुडिशरी की बात करें, अब जुडिशरी में सेंटर के लेवल पे सुप्रीम कोर्ट होता है बेटा, और स्टेट के लेवल पे हाई कोर्ट होता है। ठीक है, और हाई कोर्ट के नीचे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट वगैरह ये सब होते हैं। अगर वही विधायिका की बात करूं, नेशनल लेवल पे क्या होती है बेटा, पार्लियामेंट। मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जहां कानून बनते हैं। और स्टेट लेवल पे स्टेट की असेंबली होगी, विधानसभा जिसको बोलते हैं, और काउंसिल होती है। बहुत सारे स्टेट्स में सिंगल असेंबली है, कुछ एक स्टेट ऐसे हैं जिसमें काउंसिल और असेंबली दोनों है, वो आपको याद रखने। अब ये कुछ
चीजें दी हुई हैं, जैसे हाउस की डेफिनेशन, हाउस क्या है, असेंबली है वेयर लॉज आर डिस्कस एंड द पास, भी जहाँ पे कानून पे चर्चा होती है और उनको पास किया जाता है। कभी आप पार्लियामेंट की स्पीच देखना बेटा, अभी विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट के असेंबली के अंदर, तो कुछ और चीज देखने की बजाय आप यूट्यूब पे आप देखना कि कैसे जो लोग हमने चुन के भेजे, हमारे जो पॉलिटिशियन है, लीडर्स हैं, वो कैसे किसी हमारे इंपॉर्टेंट इश्यू पे चर्चा कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कुछ और ही चल रहा है या कैसे चर्चा चलती है, तो आपको उस बारे में जानकारी होनी चाहिए। नॉमिनल की डेफिनेशन दिया हुआ है कि सिर्फ नाम मात्र का, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारा क्या है, नॉमिनल हेड है, लेकिन एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, तो ये याद रखना है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे कौन एग्जीक्यूटिव का हेड करेगा, नॉमिनल हेड हमारा प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो सुप्रीम कमांडर है तीनों आर्मीज का, और प्राइम मिनिस्टर क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड है, ये याद रखोगे। ऐसी स्टेट पे गवर्नर क्या है, नॉमिनल हेड है, और चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड है, यह याद रखना आपने। फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इनकी, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ काम देखता है, डिफेंस का जितना काम होगा वो हमारे देश की सरकार देखेगी जो सेंटर में है। फॉरिजन मतलब कि बाहर की कंट्रीज के साथ हमने कैसा अपना संबंध रखने हैं, किस देश के साथ कैसे हमने मित्रता रखनी है, क्या रखना है। एटॉमिक एनर्जी जो बनाने का काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। किस देश के साथ हमने बातचीत करनी है, नहीं करनी, कम्युनिकेशन का काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। हमारा जो रुपया है लेने देने का, करेंसी का काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। और भाई दो स्टेट के बीच में जो व्यापार होता है उसके बारे में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हक है। एजुकेशन स्टेट भी देख सकता है और सेंटर भी देख सकता है। और नेशनल पॉलिसी, स्टेट लेवल पे कोई पॉलिसी बनानी हो, सेंट्रल लेवल पे कोई पॉलिसी बनानी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस का वो सारा काम स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, राज्य की सरकार देखेगी। कानून को इम्प्लीमेंट कराना जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जो पब्लिक हेल्थ का कॉन्सेप्ट है, एजुकेशन का, खेती बाड़ी का, सिंचाई का, लोकल गवर्नमेंट का, तो ये सारे काम किसके हैं बेटा, ये स्टेट गवर्नमेंट के काम है। यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट के बारे में बात आया गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये कहाँ पे, रामेश्वर में ये पैदा हुए थे 1931 में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट थे, और इनको जो निक नेम है वो मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम को ऊंचाइयों तक ले जाने में, मिसाइल्स प्रोग्राम हो गया, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हो गए। और ये हमारे देश के 11वें नंबर के प्रेसिडेंट बने थे 2002 से लेके 2007 तक। थोड़ा सा इनके बारे में आप याद रख सकते हो। उसके बाद ये कुछ कोट्स हैं, इन्होंने कहा है कि लुक एट द स्काई, स्काई की तरफ देखो, वी आर नॉट अलोन, हम अकेले नहीं है, होल यूनिवर्स हमारे साथ है, बस आप सपना देखो और काम करो, सक्सेस करो, सक्सेस को अपना मिशन बनाओ। ये उनकी कुछ फेमस कोट्स हैं जो आप याद कर सकते हो। अब हम बात करते हैं बेटा डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, डेमोज मीन्स पीपल, और क्रेटोज मीन रूल, मतलब किसका राज, लोगों का राज, रूल ऑफ द पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी। बट कैन ऑल पीपल एक्चुअली रूल, भी क्या सारे लोग एक्चुअली में रूल कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम अपनी कम्युनिटी से कुछ नुमाइंदे हैं उनको चुनते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव हमारे चुनते हैं, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। चाहे स्टेट लेवल पे कौन होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये हम चुनते हैं, आपने याद रखना है। MP कहाँ होंगे, सेंटर पे, और MLA कहाँ होंगे, स्टेट पे। इनको हम चुनते हैं जो हमें हमारी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट के हर तबके को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहते हैं हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, हमारे यहाँ कम से कम भी 970 मिलियन वोटर थे 2024 में, और अब 25 खत्म हो गया है, 26 आने वाला है। और जो 18 साल के लोग हैं उनको क्या है, वोटिंग का अधिकार है। और बेटा डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है कि सीधा ओपिनियन मांगा जाता है जनता से और कानून है वो बना दिया जाता है। द टर्म ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी रेफर ए सिस्टम दैट enable and encourage the participation of the ordinary citizen। मतलब कि जैसे गांव के लेवल पे पंच सरपंच होते हैं, सरपंच के इलेक्शन होते हैं, कि वो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी है। तो हम ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम मूव ऑन करने से पहले कुछ समरी दी हुई है आपके यहाँ पे, ये देख लेते हैं
कि नो कंट्री कैन रन विदाउट द गवर्नेंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नेंस और गवर्नमेंट में आपको डिफरेंस समझ में आया कि कोई भी देश है गवर्नेंस और गवर्नमेंट के बिना नहीं चलता। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है बेटा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और दोनों तीनों को अलग अलग अपने दायरे में रह के काम कर रहा है सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के साथ। 3 लेवल की हमारे पास गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल गवर्नमेंट। ये भी आपको याद रखना है। लोकल में जैसे आपका हो गया म्युनिसिपल कमेटीज और सरपंची के इलेक्शन, स्टेट लेवल पे सीएम के इलेक्शन होंगे, सेंटर पे पीएम के इलेक्शन होंगे, ठीक है। और ओवरऑल फ्रेमवर्क यही है डेमोक्रेसी का कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे नेशन को और स्टेट को, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट टाइम हम इसका पार्ट 2 करेंगे। अभी हमने क्या देखा बेटा, अभी हमने देखा पार्ट 1। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो 11th नंबर का चैप्टर होगा वो पार्ट 2 होगा।